कक्षा 12 के प्रिय बच्चों, आप लोगों को मैं जल विकास के संबंध में कुछ जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें से कुछ पॉइंट हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है जल विकास के समर्थन में प्रमाण। इसमें से पहला पॉइंट है वर्गीकी से प्रमाण। वर्गीकी का मतलब है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है पहचान, विवरण, उनको अलग समूह में रखना, यानी कहने का मतलब है कि समानता और असमानता के आधार पर उनको विभिन्न समूहों में बांटा गया है, उसे वर्गीकी कहते हैं। तो प्राणियों और पौधों को विभिन्न वर्गों में समानता असमानता के आधार पर रखा गया है। तो पहले हम प्राणी के बारे में बता रहे हैं। पहला जो है प्रोटोजोआ। प्राणियों का विकास कैसे हुआ? एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की तरफ, माने सरलतम से जटिलतम की तरफ। इस बात को जल विकास जो है प्रमाणित करता है कि और इस धरातल पर एक कोशिकीय जीव आए, एक कोशिकीय जीवों के बाद जो है बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। तो पहला है प्रोटोजोआ वर्ग। प्रोटोजोआ के अंदर आता है प्राणी अमीबा। अमीबा चूंकि ये कोशिकीय प्राणी है, इसका शरीर जो है एक सेल से इसे घिरा हुआ है और इस सेल के अंदर इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, सारी चीज़ें भरा हुआ है। और इसकी बॉडी सरफेस में शरीर की सतह पर जो है छिद्र होते हैं, और चूंकि इन छिद्रों से जल में जो खनिज पदार्थ घुला हुआ है या प्रवेश करता है, इन्हीं से रिस्टेशन भी करता है। और शरीर के अंदर से जब एक जो कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो फिर इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब कि यह यूनिसेलुलर एनिमल है। तो पहला प्राणी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है आकाश प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर अमीबा को रखा गया। इसके बाद 2 नंबर समूह जो है पोरिफेरा। पोरिफेरा क्योंकि जीवों को उनके विकास के आधार पर, विकास का आधार का मतलब यह है कि पहला जो उनका फाइलम है, संघ है, उसमें जो जीव रखा गया है उसके अंदर अंग प्रत्यंग कम मात्रा में होते हैं, कम डेवलप होते हैं। लेकिन जब उसे आगे वाले घर में हम जाते हैं, देखते हैं कि उसमें कुछ अधिक अंगों का विकास हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सरलतम से जटिलतम की तरफ, माने पहले एक कोशिकीय जीव आए, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव आए, फिर कुछ जीवों के अंदर जो अंग प्रत्यंग बनने लगे, कुछ में टिश्यू पाए गए। इस तरह से जो है मैं जटिलतम की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरा घर है पोरिफेरा। पोरिफेरा के अंदर वो प्राणी एक आता है, इसका नाम है स्पंज। स्पंज जो है यह ऐसा प्राणी है जो अमीबा से कुछ मायने में जो अधिक विकसित है। इसके शरीर के ऊपर कांटे युक्त रचनाएं पाई जाती हैं, ये भी जल के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये जो है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव है। और तीसरा समूह है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा
जिसको अभी आधुनिक इसका नामकरण जो है निवेरिया रखा गया है। टेट्रा का नाम जो है निवेरिया के नाम से भी जानते हैं। सिलेंट्रेटा, इसके अंदर आता है हाइड्रा। इस तरह से हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं देख रहे हैं कि जो पहला जीव था प्रोटोजोआ में वो अमीबा एक कोशिकी था, उसके बाद पोरीफेरा में इसका बहुकोशिकीय प्राणी है, इसके अंदर कुछ अधिक अंगों का विकास हुआ है। इसके बाद सिलेंट्रेटा जो है इसके अंदर और अधिक अंग डेवलप है। तो इसके बाद हाइड्रा है, क्योंकि हाइड्रा के अंदर जो है दंश सेल्स पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा ये मार्गदर्शन करता है, अपने भोजन की तलाश करता है और अपने शत्रुओं की रक्षा भी करता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। चौथा घर है एक्सक्लेमेंथिस। इसमें आपको वही लीवर फ्लूक और गोल कृमि आते हैं सब। अब ये चूंकि अंतःपरजीवी प्राणी हैं, ये मानव के आंत में या कुत्ते के आंत में, सुअर के आंत में, गाय के आंत में पाए जाते हैं। क्योंकि ये अपना जीवन किसी प्राणी के शरीर में रह करके जो है और स्तनधारियों के शरीर में रह करके और इंटेस्टाइन माने आंत के अंदर वो लटक करके वहाँ से ब्लड को चूसते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें लीवर फ्लूक। पांचवा जो है प्लेटिहेलमिन्थिस। प्लेटिहेलमिन्थिस, क्योंकि इसमें का प्राणी जो है वो टेप वर्म, राउंड वर्म, अनेक इस तरह के कृमि है सब, जो विशेषकर मानव के यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा इसका स्कोप होता है, क्योंकि बच्चे जो है मिट्टी में धूल के कण में ऐसे खेलते रहते हैं, इनके स्पोर जो है ऐसे उड़ते हैं और ज़्यादा जो है ऐसी वस्तुओं का बच्चे सेवन करते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, तो उनमें इनके स्पोर उड़ते रहते हैं और ये स्पोर जो है उनके मुख के द्वारा जो है या जो भोजन है अशुद्ध भोजन खाते हैं उनमें इनके स्पोर या गंदा जल है उसको पी लेते हैं। इनके स्पोर जो है आमाशय में पहुँचते हैं, जब कुछ डेवलप होता है तो वहाँ से अपना जगह जो है विशेषकर छोटी आंत के अंदर जाकर पहुँचते हैं, उसी में पहुँच करके और वहाँ से ब्लड चूसते हैं और जब बड़े होते हैं तो हाथ में जो है घाव पैदा कर देते हैं। इसी तरह का एक प्राणी जो है स्केरिस है, वो ये स्केरिएसिस रोग पैदा करता है। और ये टेप वर्म जो है ये टेसिस, जिसको डिसेंट्री कहते हैं, तो टेप वर्म, राउंड वर्म, स्केरिस, ये सब मानव के अंदर जो पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं। और जब शरीर के अंदर की संख्या बढ़ जाती है तो उस आदमी का मन जो है मिचलाता है, भूख नहीं लगती है, पेट में मीठी मीठी दर्द होने लगती है। इसके बाद जो है छठवां फाइलम जो है एनिलिडा। देखिए ये जो है हम जो लिख रहे हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एक्सक्लेमेंथिस, प्लेटिहेलमिन्थिस, इसके बाद जो अभी एनिलिडा, एक क्रमिक विकास जीव जो है इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो रचना है वो जटिल होती जा रही है। पहले सिंपल मुझे कहने का मतलब कोशिकी, बहुकोशिकी और इनमें जो अंग जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो छठवां घर जो है एनिलिडा, क्योंकि एनिलिडा के अंदर एर्थवर्म और लीफ
मैं जोक और केचुआ इसमें प्राणी आते हैं। ये अभी चूंकि पहला जो वर्ग था अमीबा, इसको हम आंखों से देख नहीं सकते थे। अभी जो जो आगे आ रहे हैं प्राणियों को हम देख सकते हैं, अब जो है देख सकते हैं। तो लीजा में आता आपका ये केचुआ। केचुआ चूंकि यह मिट्टी का कीड़ा है, जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे को केचुआ पड़ेगा, नहीं, वो केचुआ जो है मिट्टी का कीड़ा है। मिट्टी में जो है या जिस खेत में कीड़ा होता है उस मिट्टी को जो है एक खोखला बना देता है, इससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ बन जाती है और इसलिए इसको किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो एनीडा के अंदर जो है, और चूंकि यह बाइसेक्सुअल एनिमल, ये द्विलिंगी प्राणी, यह जोक और केचुआ ऐसा प्राणी है जिसमें दोनों लिंग, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ये लीडर था। और इसके बाद सातवां आपका आइटम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा ऐसा संघ है जो पूरे धरती पर जितने जीव हैं उनमें से जो है 85% जीव लगभग इसी फाइलम में, क्योंकि इसमें सारे छोटे मोटे जितने कीट पतंग हैं सब इसी में आते हैं। और चूंकि 15% जो जीव है वो बाकी सब संघों में आते हैं। ये सबसे धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे इसका फिर बिच्छू देख रहे हैं और काकरोच है। तो यह इसमें क्या होता है कि ये जीव जो है, इनके शरीर के ऊपर जो कवर जो होता है काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है, बहुत कड़ा होता है, वो खंडों में बटे होते हैं। इनके पास बहुत सी अधिक पैर होते हैं। इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनके पास जो पैर होते हैं बहुत अधिक संख्या में पैर होते हैं। जितने अधिक संख्या में पैर वाले जीव हैं छोटे, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ये आपका आर्थ्रोपोडा। नवा घर है शीप। शीप जो है ये जो है मोलास्का संघ। मोलास्का समूह में आती है शीप। और इसका भी शरीर जो है बहुत कड़े आवरण काइटिन युक्त पदार्थों से ढका होता है। और 10वां फाइलम जो है इकाई नोडर्मेटा है। इकाई नोडर्मेटा, इसमें आती है आपका स्टारफिश। इसका शरीर भी कंटक युक्त होती है, पंचभुजी होती है, लेकिन नॉन कार्डेटा प्राणी है, कार्डेटा नहीं है। इसमें हड्डियां विकसित नहीं होती हैं। क्योंकि ये 10 जो हम बता दिए, ये इनवर्टिब्रेट माने अकशेरुकी प्राणी, ये जब विकास के समर्थन में प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास एक क्रमिक विकास हुआ। पोर्जोआ, पोरिफेरा, सेंटेटा, एक्सलेमेंथिस, पेटेलमेंथिस, एनीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, टर्नोडा, एक क्रमिक विकास है। इस दशा के बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए अभी स्टारफिश मछली तक। अब इसके बाद जो है कार्डेटा संघ चालू होता है। कार्डेटा में अब आता है पहला संघ जो है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग आता है इसमें, इसको फिशीज कहते हैं। इसमें सभी मछलियां आती हैं। अब चूंकि ये मछलियां जो है कार्डेटा की प्राणी है, इनमें हार्ट्स विकसित हो गया और ये श्वसन जो है गिल्स के द्वारा करती हैं। और इनके शरीर के ऊपर जो है साइक्लाइड की सल्क होती है।
इसको चोएटा कहते हैं। ये सल क्या है, क्योंकि इस वर्ग में जो मछलियाँ पाई जाती हैं पानी में रहती हैं, तो ये साइक्लाइड सर्क जो है इनको पानी से सड़ने से बचाता है। और इसके बाद हम बताए थे कि इसके पहले तीसरे प्रमाण में कि निमेषक पटल, तो मछलियों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्योंकि ये प्राणी जल में पाए जाते हैं, तो जल के अंदर कीचड़ हुआ, पानी हुआ, मिट्टी का कण, बालू का कण या कई छोटा मोटा कीटाणु जो है इनके आँख के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए क्या है कि इनके शरीर, इनके आँख के अंदर जो है निमेषक पटल पाई जाती है, जिसको कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो एक तरह का पर्दा है, इस पर्दे को जो है से अपने आँख को ढक लेती हैं, जिससे इनके अंदर न पानी पहुंच जा पाता है और न बालू का कण, न कोई छोटा जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। और पूरा शरीर जो है साइक्लाइड के शब्द से ढका होता है, जिससे इनका शरीर सड़ता नहीं। ये द्विवेशमी, ये दो चैम्बर वाले प्राणी, दो कक्षों के हट से होता है। तो पहला था मत्स्य, दूसरा जो है एम्फीबिया। एम्फीबिया ये क्रमिक विकास है। जो 10 पढ़ाए थे नॉन वर्टिब्रेट ऑफ जिनके हड्डियां नहीं थी, अभी हड्डियां पैर चलते हैं, ये जीव का क्रमिक विकास। तो ये दूसरा एम्फीबिया। एम्फीबिया में आता है फ्रॉग, मेढक। क्योंकि मेढक के पास जो है इसको उभयचर भी कहते हैं, क्योंकि यह स्थल पर भी रहता है और जल में भी। तो ऐसे प्राणी जो दो स्थानों पर अपना निवास बनाते हैं या रहने में सक्षम होते हैं, उनको उभयचर, उभय का मतलब दोनों में, तो यह उभयचर प्राणी है। और क्योंकि ये मेढक ऐसा है, इसके अंदर भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि जब जल में रहता है तो ये अभी अपने इस पटल से जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से अपने शरीर को जो है, अपने शरीर नहीं अपने आँख के अंदर का जो आँख के अंदर पर्दे से ढक लेता है। यह मेढक चूंकि ऐसा प्राणी है कि यह इस वातावरण के प्रति अपने को एडजस्ट कर लेता है, माने उसके अनुसार अपने को अडॉप्ट कर लेता है। यदि वायुमंडल का टेम्परेचर हाई होता है तो अपने शरीर के टेम्परेचर को यह जो है कम कर लेता है, यानी कहने का मतलब है। और यदि वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत लो हो गया है तो अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा लेता है। माने यदि काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो उससे भी बच जाता है, और काफ़ी ठंडक पड़ती है उससे भी अपने को बचा लेता है। तो मेरा और इसके पास जो है, क्योंकि इसके पास जो है त्रिवेशमी होता है, इसके हृदय में तीन वेश्म होते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 4 वेश्म हैं, लेकिन फ्रॉग के पास 3 वेश्म हैं, 2 आलिंद और 1 नीला है। क्योंकि 2 आलिंद है और 1 नीला है, इसके नीले में हमेशा जो है मिक्स्ड ब्लड, माने कहने का मतलब है कि निश्चित रक्त प्रवाहित होता है। उस क्वेश्चन की क्या कारण है कि मेढक के नीले में निश्चित रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि इसके पास नीले की संख्या 1 होने के कारण जो है, क्योंकि दोनों आलिंदों का प्योर इम्प्योर ब्लड जो है जब आकर कई बल्ब के द्वारा नीले में खुलता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसके पास जो है नीले की संख्या 1 होने के कारण जो है मिश्रित रक्त प्रवाहित होता है। तो तीसरा घर था रेप्टाइल्स। जो सरीसृप कहते हैं। देखिए अब वहाँ हम पहुँच गए जहाँ पर प्राणी जो है रेंगते हुए चलते हैं, क्योंकि मेढक जंप करता नहीं है। क्योंकि अभी इस श्रेणी के प्राणी जो है
अब रेंगते हुए जिसे सांप आते हैं, छिपकली सब आते हैं प्राणी ये। तो ये प्राणी जो है ये सांप है। इसके ऊपर भी जो है कांटेयुक्त सर्ग पाई जाती है। इसके पास पैर नहीं होते हैं और इसको सरीसृप वर्ग में रखा गया है, सरीसृप। और चौथा जो है ये बीज माने पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग चौथा, ये सभी कार्डेट। कार्डेट का मतलब हड्डी वाले प्राणी पक्षियों का वर्ग है, क्योंकि एक के बाद एक संघ के बाद एक संघ का विकास हुआ है। मत्स्य वर्ग से एम्फीबिया का हुआ है, एम्फीबिया से सरीसृप का, सरीसृप से पक्षी की तरफ हमारे। अब चूंकि इस वर्ग में ऐसे प्राणी आते हैं जो इस धरती पर गगनचर होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, और चूंकि इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो काफी खोखली होती हैं, जिनमें वायु भरी होती है। हवा भरने के कारण जो है इनका शरीर हल्का हो जाता है और जिससे आकाश में उड़ने का कार्य करते हैं। और ये सभी जो है अंडज होते हैं, अंडा देने वाले प्राणी हैं। पांचवा भाग जो है यह मैमल, जिसको स्तनधारी या स्तनपायी करते हैं। ये लास्ट है। अब चूंकि स्तनधारी वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत जो है ये भी बड़ा समुदाय है। जैसे हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, कुत्ता है, मानव है। कहने का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और स्तनग्रंथियों से बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको इसी वर्ग में रखा गया है। इस तरह से कुछ और अन्य समूह के भी प्राणी हैं, जैसे व्हेल मछली है, चमगादड़ पक्षी है, एकिडना है। इनको भी मैमल्स कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं इस वर्ग की, जो इस वर्ग में रखा गया है। तो इस वर्ग के प्राणी जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, माने गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। इनके शरीर का टेम्परेचर जो है एक समान होता है। ये अपने शरीर के टेम्परेचर को कम और अधिक नहीं कर सकते। और इनके हृदय में 4 वेश पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। 2 आलिंद और 2 नीलय पाए जाते हैं। और क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो द्विपादीय गमन करता है, तो मानव एक ऐसा प्राणी है जो 2 पैरों पर गमन की प्रक्रिया पूरी करता है। और स्तनधारी वर्ग में और कोई ऐसा प्राणी नहीं। ठीक है, यही जो है कहकर मैं इस टॉपिक को बंद करता हूँ। अगले दिन